नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी का जो आपका पेपर है वो किस तरह से आने वाला है और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो याद रखिएगा, क्लास 10 की जो आपकी हिंदी है 16 फरवरी को यही आने वाला है, ठीक है। और 100% आने वाले सभी क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय और एक नंबर के सारे क्वेश्चन को आज मैंने कवर किया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम बिना बातचीत किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपका है कि शुक्ल युग की कला अवधि क्या है, ठीक है। शुक्ल युग की हमें समय बताना है। तो जो शुक्ल युग है वो 1919 से लेकर के 1938 तक चला। याद रखिएगा प्यारे मित्र, बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, ठीक है। तो जो एक उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, ठीक है। भगवती चरण वर्मा जी इसके लेखक होने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि शुक्लियोत्तर युग की समय सीमा बताइए, यानी शुक्लियोत्तर युग कब से कब तक चला। तो याद रखिएगा प्यारे में, शुक्लियोत्तर युग जो है वो 1938 से लेकर के 1947 तक चला, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार, शुक्ल युग के प्रमुख जो इतिहासकार हैं वो कौन होने वाले हैं? तो बाबू गुलाब राय जी जो हैं ये शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा है कि कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा, कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन छठा आपका है कि कृति कंकाल के लेखक, तो याद रखिएगा कि कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। इसके आगे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और 100% गारंटी है इसी में से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको एक भी प्रश्न पढ़ करके नहीं जाना है। सिर्फ अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो 20 में 20 नंबर का विकल्पीय प्रश्न आप सही करके आओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां आप देखिएगा कि द्विवेदी युग की कला अवधि बताना है, यानी द्विवेदी युग कब से कब तक चला। तो याद रखिएगा कि द्विवेदी युग 1919 से लेकर के 1938 तक चला, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तीसरा सप्तक जो है ये 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है कि यामा के रचयिता कौन है? तो यामा के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यामा के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। अगला है कि कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा कि ये एक निबंध विधा की रचना होने वाली है, सॉरी कविता संग्रह की रचना होने वाली है, ठीक है। कुमकुम जो है ये किस विधा की रचना है? तो कविता संग्रह की विधा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा कि मतीराम जी जो है ये ललित ललाम के रचयिता हैं। अगला है प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो इसे आपको कमेंट करके बताना है कि प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह है, जयशंकर प्रसाद हैं, दिनकर हैं कि कोई नहीं है, ठीक है। अगला है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो चिदम्बरा भी है, वाणी भी है, युगांतर भी है, भारत भारती जो है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो याद रखिएगा कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि रूपस तेरा घनकेश पास में अलंकार कौन सा है? तो याद रखिएगा कि रूपस तेरा घनकेश पास में रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि अनादर में उपसर्ग लगा है। उपसर्ग का मतलब ऐसा शब्द जो आगे लगा होता है। तो अनादर, अनादर में आगे क्या लगा हुआ है? तो याद रखिएगा कि अनादर में आगे आ लगा हुआ है, ठीक है ना, ये अन हो जाएगा, ठीक है ना, ये अन नहीं अन होगा, ठीक है। अन, अनादर में अन हो जाएगा, यानी कि अन उपसर्ग हो जाएगा। अगला है कि अपव्यय, अपव्यय में उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग है? तो आगे देखिए अपव्यय में क्या लगा हुआ है? अप, यानी कि अप सही हो जाएगा, ठीक है, अप बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला है कि चढ़ावा में प्रत्यय बताइए। ठीक है, चढ़ावा में प्रत्यय बताना है तो प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगा हो, पीछे आवा। ठीक है ना, चढ़ावा, इसमें आवा आ गया यानी कि आवा प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि पन, पन प्रत्यय युक्त शब्द बताइए। तो पन किस में आया है, देखिए बचाव में, बच्चा में, बलवान में या बचपन में। तो पन आखिरी में किस में आया है, बचपन में, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तिरंगा में समास है। तिरंगा में कौन सा समास है, तो तिरंगा का मतलब तीन रंगों का समूह। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी शब्द में अगर पहला अक्षर संख्यावाची हो जाए तो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। अगला है शुभाशुभ में समास। शुभाशुभ में कौन सा समास है, तो शुभाशुभ में द्वंद्व समास है, क्योंकि शुभ और शुभा और शुभ दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, और जहां पर दोनों शब्द जो है प्रधान हो वहां पर क्या होता है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते तो वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अगला है कि तालाब का तत्सम शब्द। ठीक है, तालाब का तत्सम शब्द समुद्र नहीं होगा, झील नहीं होगा, तड़ाग हो जाएगा। ठीक है, तालाब का तत्सम क्या हो जाएगा, तड़ाग हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, रागी शब्द का तद्भव बताना है। ठीक है, तो रागी शब्द का शब्द तद्भव जो होगा वो रानी हो जाएगा। ठीक है, रागी शब्द का तद्भव क्या होगा, रानी होगा। अगला है नेह शब्द का तत्सम बताइए। नेह शब्द किससे है, तो नवीन नहीं, नक्षत्र नहीं है, स्नेह। ठीक है, नेह करना यानी प्रेम करना, यानी कि स्नेह जो है इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला है कि अश्व शब्द का पर्यायवाची। अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा, तो याद रखिएगा कि अश्व का पर्यायवाची तुरंग होता है। ठीक है ना, तुरंग होता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है वसन। वसन शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है, कमल, झंडा, कपड़ा या फिर बादल। तो याद रखिएगा कि वसन का पर्यायवाची क्या होता है, कपड़ा होता है। अगला है कि नौका शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, नौका शब्द का सही पर्यायवाची बताना है तो नौका शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो तरी हो जाएगा। ठीक है, नौका का तरी हो जाएगा। अगला है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। इति धन आदि यानी कि इत्यादि हो जाएगा। अगला है कि यदि धन अपि में संधि कौन सी होगी, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यद्यपि हो जाएगा। ठीक है, यदि धन अपि क्या होगा, यद्यपि हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इत्यादि और यद्यपि पूछा गया है संधि बोर्ड एग्जाम में। अगला है कि फलेभ्यारूप फल शब्द का फल शब्द का कौन सा वचन और कौन सा विभक्ति है, तो याद रखिएगा कि जो फलेभ्या है ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भी आता है और पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी आता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मधुन रूप है मधु शब्द का। ठीक है, मधुन रूप जो है ये मधु शब्द का कौन सा रूप है, तो याद रखिएगा द्वितीय विभक्ति द्विवचन है मधुन। ठीक है, अगला है 33 नंबर कि नदी शब्द का तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप कौन सा होगा, तो नदी शब्द का जो तृतीय वचन द्विवचन होता है वो नद्यो होता है। क्या होता है, नद्यो। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है कि पठेताम रूप पठ धातु का कौन सा लकार और कौन सा रूप है, तो याद रखिएगा कि जो पठेताम है ये विधिलिंग यानी कि विधिलिंग लकार चाहिए का जो है ये प्रथम पुरुष बहुवचन यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिससे मैंने आपको बताया अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो 100% बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण रचना और कुछ महत्वपूर्ण लेखक, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे कि रीतिकाल के दो प्रमुख कवि एवं उनकी रचना। रीतिकाल के दो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा एक तो केशवदास हैं और दूसरे मतीराम हैं। केशवदास जी की रचना रामचंद्रिका रसिक प्रिया है और मतीराम जी की रचना जो है वो रसराज और ललित ललाम है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि रीतकाल की विशेषता बताइए। रीतकाल की क्या विशेषता थी, तो पहली विशेषता कि श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता की गई और दूसरी विशेषता कि मुक्तक काव्य की रचना है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है कि गुलाब राय की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो गुलाब राय की प्रमुख रचनाएं हैं नर से नारायण, ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बाबू गुलाब राय जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो याद रखिएगा कि प्रेमचंद्र की जो रचनाएं हैं वो सेवा सदन है, गबन है, निर्मला है और रंगभूमि है। ठीक है, ये प्रेमचंद्र जी की प्रमुख रचनाएं होने वाली है।
अगला है हजारी प्रसाद की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो पहली रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, दूसरी है कल्पलता और तीसरी है कुटज और उसके बाद है अशोक के फूल। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इन सभी रचनाओं को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगला है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ और छड़दा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये भी बहुत बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगला है धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, कहानी, अनकहानी, ठेले पर हिमालय, ये किसकी? धर्मवीर भारती जी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, अगला है कि विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचना कौन सी होने वाली है? तो विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचना आवारा मसीहा है और भूले बिसरे चित्र, ये रचना है भगवती चरण वर्मा की। उसके बाद लहरों के राजहंस और आषाढ़ का दिन, ये रचना मोहन राकेश जी की होने वाली है। ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा रही हैं। अगला है कि अमृत राय की एक रचना कौन सी है? कलम का सिपाही, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर। उसके बाद आज्ञेय जी की महत्वपूर्ण रचना है शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और आत्मनेपद। तो ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिसे मैंने आपको बता दिया। इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है, सिर्फ इतना आप पढ़ लीजिएगा, आप सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके आएंगे और 20 नंबर का जो विकल्प है वो तो 100% आपका सही होने वाला है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।